नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भोपावर मार्ग स्थित निकुंज गौशाला धाम पर बुधवार शाम को शुभारंभ किया गया, जो राजगढ़ और सरदारपुर नगरी क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण कर गायों के लिए रोटी और खाद्य सामग्री एकत्रित करेगा। रथ शुभारंभ के मुख्य अतिथि डॉक्टर एमएल जैन, अमित तिवारी, रमेश भायल, बोलेराम शर्मा, अनिल यादव, मंजू वैष्णव, आशा शर्मा, आराध्य शर्मा आदि ने रथ का शुभारंभ किया। गौशाला समिति के अध्यक्ष पंडित सुभाष शर्मा ने बताया कि गौ ग्रास एकत्रित करने के लिए 3 पहिया साइकिल वन विभाग के उपनिरीक्षक केपी मिश्रा ने अपनी पत्नी उमा देवी की स्मृति में भेंट की है और चेतना ढाबा के संचालक रूपाजी हामड़ द्वारा मोटरसाइकिल भेंट की गई है। रथ प्रतिदिन सरदारपुर में सुबह 8 बजे से और राजगढ़ में 10 बजे से भ्रमण कर गायों के लिए रोटी और अन्य सामग्री एकत्रित करेगा। स्मरणीय है कि गौशाला का शुभारंभ करीब 1 वर्ष पूर्व ही हुआ है, लेकिन इस 1 वर्ष में गौशाला में करीब 55 गाय एकत्रित होकर इनकी देखभाल की जा रही है। किसानों की खून पसीने की कमाई का क्या हस्त्र है, इनका अंदाजा रीची रोड पर स्थित मजगवा फाटक के पास बने ओपन कैब में हो रही दुर्दशा से लगाया जा सकता है। इस कैब में हजारों कुंटल धान जहां तहां बिसरी पड़ी है। बारिश से बचाव के लिए इस कैब में कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण धान की बोरियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। खराब हुई उपज की दुर्गंध दूर तक महसूस की जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा पूरी तरह खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी ओपन कैब में रखी धान को बचाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। मजगवा ओपन कैब में अधिकांश बरामदों में बोरियां बिखरी पड़ी हुई हैं, जिसकी देखरेख के लिए कोई भी जिम्मेदार यहां मौजूद नहीं रहता। किसानों से समर्थन मूल्य पर की गई धान खरीदी के बाद इस उपज को संरक्षित करने और बारिश से भीगने से बचाने के लिए ओपन कैब में सुरक्षित रखवाया जाता है, जिसके बाद कैब में रखी उपज का परिवहन किया जा सके। वर्ष भर बीतने के बाद भी धान का परिवहन नहीं किया गया। वहीं चावल मिलर्स का आरोप है कि ओपन कैब में रखी खबर धान जबरन उन्हें जिला प्रशासन द्वारा उठवाने का प्रेशर आता और अच्छा चावल की मांग की जाती है और पूरी लापरवाही चावल मिलर्स पर थोप दी जाती है, जिस कारण वो ओपन कैब से धान उठाने से कतराते हैं। जिसकी कई धान खबर होने का आवेदन संबंधित अधिकारियों को दिया जा चुका है, लेकिन उनका आज तक निराकरण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे आपने एक पत्र जारी किया मिलर्स की तरफ से, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि शासन ने जो किसानों से समर्थन मूल्य पर धान हर वर्ष खरीद करता है, पिछले साल भी 19-20 में उन्होंने जो धान खरीदी की थी उसकी मिलिंग नहीं हो पाने कारण शासन की करीब 5 लाख कुंटल धान खुले कैपों में अभी पड़ी हुई है, जो पूर्णतः सड़ चुकी है, जिसका बाजार में लगभग 80 करोड़ से रुपए लेकर के 1 अरब रुपए है। इसी प्रकार इस वर्ष भी जो शासन ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय की थी, वो मिलिंग अभी तक नहीं हो पाई। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। शासन की जो मिलिंग नीति है वो नीतिगत है नहीं, जिसके लिए कई बार शासन को अवगत कराया गया कि मिलिंग दर आप बढ़ा के दीजिए, जिससे आपकी शासन की धान समय में मिलिंग हो जाए। तो शासन न देने कारण क्या था पीछे? अभी तक जो मिलर्स को धानों का आवंटन नहीं किया गया, इन देरी की वजह? मिलर तो धान मिलिंग करने को तैयार है, लेकिन शासन का जो रेट है कुल 10 रुपए कुंटल का रेट है मिलिंग का। रेट को लेकर कोई आप लोगों के बीच में बातचीत? हाँ, हमने मिलिंग दर बढ़ाने के लिए कई बार शासन को अवगत कराया है। और दूसरा, जो शासन हमसे भारत सरकार के मानक से चावल मांगता है उस के मामले बहुत प्रकाश में आ रहे हैं। कितनी धान स्टोरेज में रखी हुई है और कितनी खराब कोई ऐसी धान स्टोरेज में ओपन कैप में भी है और साइलोज के माध्यम से भी गोडाउन में भी है। कई जगह से ज़रूर ये बात आ रही थी कि जो धान ओपन में है उसके ऊपर जो जिस तरीके से उसको ढका जाना है वो उस तरीके से नहीं ढके गए हैं। तो हमने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक बार उसको पुनः चेक कर लें और जहाँ जहाँ यदि कोई कमी पाई जाएगी तो जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी वो भी किया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ओपन में धान ना रखा जाए, इसलिए अच्छी बात यह है कि 5 वेयर हाउसेज अभी हमारे पिछले 1 वर्ष में तैयार हुए और सभी वेयर हाउस में माल रखना भी शुरू कर दिया गया है। कुछ हमारे पास बाकी भी ज़िलों से मूवमेंट आ रहा है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम ओपन में रखी हुई जो हमारी धान है उसको हम किसी न किसी वेयर हाउस में शिफ्ट करा लें शासन के निर्देशों के अनुसार, सो दैट हमारा लॉन्ग टर्म जो समस्या है वो खत्म हो सके। धान खराब होने के चलते मिलर्स भी जो है वो धान लेने से और मिलिंग करने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम हमेशा अपने टारगेट से ज़्यादा हम धान उपार्जन हो चाहे गेहूँ हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान खरीदते हैं और इसीलिए हमें कई बार जो है स्पेस की कमी महसूस होती है। उसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं तो इस बार भी। रतलाम में नर्सों का आंदोलन 8 दिन से लगातार जारी है। 8 सूत्री मांगों को लेकर नर्सें रोज नारेबाजी और धरना प्रदर्शन कर रही हैं।
अब नर्सें रोज अपने आंदोलन में नए तरीके से अपनी मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक पहुंचाने के प्रयास में जुटी हैं। रोज नए तरीके से नर्सें अपना आंदोलन कर रही हैं। नर्सें नारेबाजी के साथ हवन कर रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रही हैं। हवन में भी आहुतियां यही कहते हुए दी जा रही हैं कि उनकी मांगे मंजूर हो जाएं। शिवराज मामा उनकी मांगे, उनकी आवाज सुने। नर्सों का कहना है कि हम भी चाहते थे शिवराज सरकार वापस आए, लेकिन शिवराज मामा हमारी उम्मीदों पर इस बार खरे नहीं उतरे। मामा शिवराज अपनी भांजियों की नहीं सुन रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। प्रांत में नर्सेस सभी पूरे प्रांतीय नर्सेस जो एसोसिएशन है वो सब मिलके इन सब मांगों को 10 सूत्रीय जो मांगे हैं उन्हें सरकार के सामने रख चुकी है पहले भी, और अब उसके अलग अलग चरण हैं। जैसे कि पहले काली पट्टी बांधी, 2-3 दिन हम लोगों ने नारे लगाए और आज हमने हवन किया है ताकि सरकार की बुद्धि खुले, उन्हें दिखाई दे, नर्सेस बहनों की ये पुकार सुनाई दे, जो हमारी परेशानियां हैं वो समझ में आए। 2 साल से जब से मतलब सरकार वापस आई है, हम सबकी यही कामना थी कि शिवराज सरकार वापस आए, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा भांजियों का ध्यान रखती है। परंतु इस बार हम बिल्कुल मतलब वो अपनी उसमें बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। जितना हमने उनसे अपेक्षाएं रखी थी वो बिल्कुल अपनी हमारी अपेक्षाओं पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। और सबसे एक चीज बस मैं बोलना चाहती हूँ इसमें कि ये जो समय गया वाकई कोरोना काल बहुत दुखदायी था सभी के लिए, पर एक नर्स के लिए ये कितना दुखदायी था ये मामा जी थोड़ा सा समझे। प्रधानमंत्री ने भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस चीज के बताएं क्या कुछ आज आंदोलन का नया तरीका आपने किया है और किस तरीके से मांगे के लिए आप आंदोलन का हम सरकार को, आंदोलन हमारा तो चल ही रहा है, आज 8वां दिन है हमारा आंदोलन का। सरकार को हमने पहले शांतिपूर्वक अपनी मांगों को भेजा है, अपनी समस्याओं को बताया है। पहले 3 दिन हमने 4 काली पट्टी लगाकर कार्य किया है और धरना दिया है। आज धरने का तीसरा दिन है, फिर भी सरकार को कुछ सुन नहीं रही है, जाग नहीं रही है। हम सरकार को, मामा जी को जो हम चाहते थे, हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि मामा जी हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो जो वादे करते थे वो पूरे करते थे, लेकिन हमारी तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं है ये हमें उन्हें बताना है। उनको सद्बुद्धि मिल जाए, उनके तक हमारी आवाज चली जाए और जो भी है, जो हमारे 8 मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करे, ताकि जो आम जन है और मरीज है, हमारा कार्य मरीज से संबंधित है, दूसरों की सेवाओं से संबंधित है। हम नहीं चाहते कि ये सेवाएं अवरुद्ध हो। तो ये जल्दी से जल्दी मामा जी हमारी सुन ले और हम जल्दी से जल्दी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। अभी हवन क्या, हवन का क्या उद्देश्य? हवन का यही उद्देश्य है, हवन करने से शुद्धि होती है। हमने वातावरण में भी, हमारे यहाँ के वातावरण में थोड़ी सी अशुद्धि हो गई है कि जैसा शासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी पूरे नगर में व्यापारियों और रहवासियों ने पूरे नगर में अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। शासन इस और मुहिम भी चलाती है, पर कुछ जगह छोटी मोटी कार्यवाही कर तिरछी कर ली जाती है। नगर परिषद द्वारा जो पाथ लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए हैं, उस पर व्यापारियों द्वारा बिना किसी डर के अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर में कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया हुआ है। निष्पक्षता से अगर कार्यवाही हो तो कई रसूखदार के अवैध अतिक्रमण सामने आ सकते हैं। नगर परिषद को चाहिए कि एक मुहिम चलाई जाए जिसके अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण नगर में हैं उन्हें हटाकर नगर को अतिक्रमण मुक्त करें। अतिक्रमण को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नगर में जगह जगह अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है। नगर पंचायत सीएमओ साहब से, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ उसको तत्काल हटाया जाए। जो पाथ बनाए हुए हैं इन पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको तत्काल हटाया जाए। पाथ लोगों को चलने के लिए है, पैदल जो सफ़र करते हैं उन लोगों को चलने के लिए है, ना कोई दुकानदार उसका अतिक्रमण करे। और अतिक्रमण करता है तो शासन उसके लिए कार्रवाई करे और उनको हिदायत भी दी जाए कि पाथ पे किसी प्रकार का सामान नहीं रखा जाए, और अगर सामान रखा जाए तो उनसे वसूली भी की जाए। क्या नाम आपका? महेश कुमार गुप्ता। नगर में जो अतिक्रमण है और व्यापारियों द्वारा और जो भी दिखाई दे रहा है सांगण में, उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी आप? ये नगर पालिका क्षेत्र में जो अतिक्रमण के संबंध में शिकायत और संज्ञान में आई है, इसका नियमानुसार कार्रवाई कर हटाने कार्रवाई की जाएगी।
सर शासन के द्वारा पहले भी इस तरह की मुहिम चलाई गई थी पर उसका कोई रिजल्ट तो सामने नहीं आया। हाँ वो नहीं, अभी पुनः इसको अनाउंसमेंट करा के और नहीं हटा तो किसी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह से पति के साथ लौट रही महिला का 7 लोगों ने अपहरण कर हत्या कर दी। ये जानकारी मृतका के पति ने देते हुए घटना की सूचना पुलिस को दी थी। थाना माता बसैया पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात में ही घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को भी ले जाया गया, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। घटनास्थल से देर रात शव मुरैना लाया गया और सुबह पोस्टमार्टम कराया गया है। मुरैना की जौरा तहसील के रूंद का पूरा निवासी बबलू कुशवाहा अपनी पत्नी भूरी कुशवाहा को लेकर थाना माता बसैया क्षेत्र में अपनी नजदीकी रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में गया था। बीती रात वापस आते समय उसे रसीलपुर की नहर पर बाइक सवार 7 बदमाश मिले, जिन्होंने बबलू की मारपीट कर पत्नी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने संदिग्ध हालत में महिला का नग्न शव घटनास्थल के पास से ही बरामद किया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि वो 7 बदमाश कौन है। क्या घटना हुई है भैया? मेरे साथ घटना हुई थी, हम रडुआपरा से आए थे तो बसैया गए थे। हम बसैया से चल के आए थे तो 7 लोग मिले थे हमको। 7 लोगों ने दोनों को बेटार का ले गए। वो रास्ते में लेके मैं उनकी गाड़ी फिसल गई थी तो मैं उससे कूद के चला गया था। मेरे में तापदल करी थी उसने, तो खेतों में मैं चला गया था। मेरी बीवी को लेके चली गई पे दुकान पर आया था। मैं दुकान पर मैंने घर वालों को फ़ोन लगाया था, वे आए थे। फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाया मैंने। अब फिर मेरे को लेके चले गए वे बॉडी के पास। वो उनका मोटरसाइकिल मिली नहर के पास दी थी। वो फिर लोग उधर के लिए चले गए थे, मेरे को नहीं लेके गए। क्या पूरा घटना था? अभी इसमें रेप के एविडेंस तो है नहीं, क्योंकि अभी मेडिकल पैनल ऑफ डॉक्टर से हम करवा रहे हैं। ये बल्लू कुशवाहा नाम का लड़का है, जोरा का रहने वाला, जोरा के पास किसी गांव का। तो ये अपने ससुराल से इसकी अपनी वाइफ को लेके आ रहा था। तो उसका ये कहना है कि 5-6 लोगों ने पकड़ लिया रास्ते में, वाइफ को अंदर ले गए। तो वाइफ वहाँ जब हम स्पॉट पे गए थे मरी हुई पड़ी हुई थी वहाँ। सर किस तरह से जो घटना हुई है वो धारदार हथियार या कुछ ऐसा कुछ मामला? अभी वहाँ कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, ना ही उसके शरीर पे कोई चोट है। पीएम के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि सफोकेशन से मारा गया है या स्ट्रैंगुलेशन का केस है। कोई बाहरी चोटें उसमें दिखाई दे नहीं रही है। परिजन का आरोप है सर रेप किया गया, उसके बाद मर्डर। नहीं, रेप होगा तो मेडिकल में आ जाएगा। पैनल ऑफ डॉक्टर से हम मेडिकल करवा रहे हैं, उसका पीएम करवा रहे हैं। उज्जैन लोकायुक्त ने होमगार्ड ऑफिस से लेखपाल को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जितवा निवासी राकेश जाट की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। पिता नानालाल जाट होमगार्ड में लॉन्स नायके के पद में कार्यरत था। मृत्यु होने के बाद जमा पूंजी को निकलवाने के लिए पैसे की डिमांड की थी। लेखपाल जितेंद्र कुमार पांडे के द्वारा 3000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जितेंद्र कुमार पांडे को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए होमगार्ड कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फरियादी से 2500 पहले ले चुका था आरोपी लेखपाल। 500 रुपए आज लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा है। किस बात के लिए रुपए मांग रहे थे और कितने रुपए दिए? सर इन्होंने मुझे, मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद मुझे सरकार की तरफ से 1,99,800 रुपये मंजूर हुए थे। तो इन्होंने बोला कि मंजूर कराने के लिए वहाँ अधिकारी को पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले, पैसे आए नहीं थे, मैंने सर पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद दे दूँगा। पैसे आ गए, इन्होंने बोला कि तेरे खाते में पैसे आ गए, अब दे जा। उसके बाद में 2-3 दिन तक वेट किया, फिर भी उन्होंने प्रेशर ज़्यादा किया। फिर मैं एक दिन आया, उन्होंने धमकाया कि ये तेरा वहाँ काम रुक जाएगा जबलपुर ट्रेनिंग में, तेरा वो पैसे आने में लेट हो जाएगा, नहीं देगा तो। उस कारण से मैंने उनको 2000 रुपये दे दिए। फिर 1000 रुपये बाकी थे, बार बार फिर प्रयास कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो मैंने 500 रुपये फिर दे दिए कल। और आज सर को लोकायुक्त टीम को मैंने सूचना दी 3 दिन पहले आज से। तो टीम ने मुझे आज बुलाया था उज्जैन गया था सर मैं, वहाँ से मुझे 500 रुपये दिए। जो बाकी बचे हुए 3000 में से 2500 दे दिए थे और 500। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय रतलाम में लांस नायक के पद पर थे, जिनकी मृत्यु बीमारी के कारण 28 फरवरी को हो चुकी थी। उसके बाद जो मृत्यु के उपरांत मिलने वाली जो संचित निधि और करुणा निधि के 51,000 रुपये और संचित निधि के लगभग 2 लाख रुपये भुगतान होना शेष थे। तो 2 लाख रुपए के भुगतान के लिए यहाँ जो अकाउंटेंट का कार्य देख रहा है ASI M जितेंद्र पांडे,
उस व्यक्ति से वो भुगतान के संबंध में मिला तो उसने जो है उससे 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 2,000 रुपये उससे ले भी लिए। इसके उपरांत उस आवेदक ने जब शिकायत की तो हमने उसको तस्दीक कराया। तस्दीक करा के हमने आवेदक की आरोपी से आमने सामने बात कराई। बात कराने के समय भी जो है उसने आवेदक से 500 रुपये ले लिए। अब जो शेष 500 थे उसको ये तंग कर रहा था, तो आवेदक को हमने आज अपने कार्यालय सुबह उज्जैन में बुलाया, 500 रुपये पर केमिकल लगाकर इसको दिया। हम खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।